औद्योगिक विकास की हवस में मनुष्य युक्त होता जा रहा है। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। एक समय सियासत में उसका सिक्का चलता था। परिवार का लगभग हर सदस्य माननीय था। कोई सांसद था तो कोई विधायक था। पूर्वांचल के कई जिले उससे प्रभावित थे। अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम जाना जाता था और नाम था मुख्तार अंसारी। आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में मुख्तार अंसारी और उस पर सियासत की जो लटकती तलवार है उस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद से एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं, जो गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनको 4 साल की सजा सुनाई थी। अब जब 4 साल की सजा सुनाई गई तो लोकसभा सदस्यता की बात करें तो वो आने वाले दिनों में खत्म होगी। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, वो भी जेल में बंद है और जैसे ही कोई फैसला आता है न्यायपालिका की तरफ से तो उस पर भी सियासी तलवार लटक सकती है, उसकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। तो आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस पर इसी बात का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि अगर हम मुख्तार अंसारी के 32 साल के जो आपराधिक इतिहास रहा है, जो क्राइम हिस्ट्री रही है, उसको देखें और पिछले 6 साल में देखें तो काफी बड़े बदलाव नजर आते हैं। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो न्यायपालिका भी त्वरित फैसला देती है। लेकिन सबसे पहले एक बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि मुख्तार अंसारी परिवार लटकी सियासी तलवार। दिन 29 अप्रैल गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी पेशी होती है मुख्तार अंसारी और इसके भाई अफजाल अंसारी की, और एमपी एमएलए कोर्ट एक बड़ा फैसला देता है गैंगस्टर मामले में, क्योंकि कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था और एक कोयला व्यापारी था, उसकी रुंगटा उसका नाम था, और उसका अपहरण होता है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा होती है और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इनके भाई की बात करें अफजाल अंसारी को, तो उनको 4 साल की सजा सुनाई जाती है और उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और मामला है कृष्णानंद राय हत्या और रुंगटा अपहरण हत्याकांड, क्योंकि रुंगटा जाना माना कोयला व्यापारी हुआ करता था और पहले इसका अपहरण किया जाता है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि कृष्णानंद राय मामले में उस समय मुख्तार अंसारी जेल में हुआ करता था, लेकिन उस पर जब गैंगस्टर लगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ही गुर्गों ने कृष्णानंद राय की हत्या की थी और लगभग 400 राउंड फायरिंग की थी AK-47 से। अगर अफजाल अंसारी की बात करें तो 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, यानी कि इनकी लोकसभा सदस्यता जाएगी आने वाले दिनों में। अब अगर हम अब्बास अंसारी की बात करें, जो इनके बेटे हैं मुख्तार अंसारी, वो भी जेल में है और जब भी फैसला आएगा तो ये सियासी जो तलवार है, सदस्यता जाने की जो तलवार है, उन पर भी लटक सकती है। विधायकी जाने का खतरा उन पर भी बरकरार। तो यानी कि 32 साल में अगर हम बात करें तो अंसारी परिवार का कोई ना कोई सदस्य विधायक रहा है, सांसद रहा है, सियासी दलों में अलग अलग दलों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब उनका जो सियासी पारा है, जो पारी है, वो कहा जा सकता है वो अब खत्म होने के कगार में। और क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराधियों पर, और अपराधियों का जो नेक्सस है, जो नेटवर्क है, वो चाहे सियासी नेटवर्क रहा हो, वो चाहे अपराध का नेटवर्क रहा हो, वो चाहे जो काली कमाई का जो साम्राज्य अकूत संपत्ति खड़ी कर ली हो, उस पर करारा प्रहार किया है और उसी का परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आज बीएनबीए में हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट के वकील हैं, उनका सर आपको बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, एमपी एमएलए कोर्ट के त्वरित फैसले आ रहे हैं, आपको लगता है कि न्यायपालिका की भी थोड़ी सी रफ्तार और बढ़ी है और जल्दी जल्दी फैसले आ रहे हैं? हाँ, जरूर। इस मामले में चूंकि ये एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में जी एक आदेश पारित किया था, जिसमें समस्त राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया था कि राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए जितने भी माननीय सांसद
या विधायक हैं, इनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं विभिन्न न्यायालयों में, उनके निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और उन न्यायालयों में उनको त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जाए। और राज्य सरकारों ने भी इसमें, जैसे अपने उत्तर प्रदेश की बात लें हम, तो यहाँ पर विभिन्न जनपदों में इन माननीय MP MLA जितने हैं जिनके मामले चल रहे हैं, उनके निस्तारण के लिए वो कोर्ट्स बनी हुई हैं। और उनमें जो सरकार, हर मुकदमे में सरकार एक पक्षकार होता है, तो सरकार का जब तक सहयोग नहीं होगा मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से नहीं हो सकता। तो सरकार ने भी तत्परता के साथ उसमें जितने एविडेंस हैं उनको समय पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। जो भी दस्तावेजी साक्ष्य हैं, विवेचना में भी गति आई है और पुलिस ने समय के अंदर विवेचना का जिक्र किया, तो इससे जुड़ा मैं एक सवाल आपसे कर ही लेता हूं कि क्या आपको लगता है कि अगर हम राजनीतिक संरक्षण की बात करें, पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें, तो पहले कभी पुलिस पर बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव हुआ करता था, खासतौर से अगर मामला किसी बाहुबली का हो, किसी अपराधी बड़े माफिया का हो, और वो भी सियासत से जुड़ा हो, विधायक हो, उसके परिवार के लोग सांसद हो, क्या आपको लगता है पुलिस की भी लापरवाही उसमें साफ तौर पर नजर आती थी? ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि ये मामले हाई प्रोफाइल होते हैं। उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति MP या MLA होते हैं, कई बार वो मंत्री भी होते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो निष्पक्ष ढंग से कई बार काम नहीं कर पाता है। लेकिन जब हमारी टॉप लीडरशिप निष्पक्ष होती है और वो उसका एक मिशन होता है कि हमें अपराधियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना है, और उसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरा छूट दे रखी है कि आप अपना नियमानुसार कार्यवाही करें। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो एक केस रजिस्टर होता है, उसकी विवेचना करते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति दोषी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, या MP हो, MLA हो, सांसद हो, विधायक या मंत्री हो, उससे बिना प्रभावित हुए निष्पक्ष ढंग से अपनी जांच करके और आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन ही इसलिए हुआ है कि त्वरित गति से निस्तारण हो, तो समय से उन पर जो साक्षी हैं उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से इन मुकदमों का निस्तारण बहुत त्वरित गति से हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है पुलिस का अपना शिकंजा, पुलिस तो अपना शिकंजा कसी रही, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो कानून है, जो कानून के दायरे में पहले जो सुनवाई लंबे वर्षों तक टलती रहती थी, तारीख पे तारीख मिलती रहती थी, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, और खासतौर से ऐसे जो बड़े अपराधी हैं, जो संगठित अपराध करते हैं, जिनका पेशा ही अपराध को बढ़ावा देना या फिर उनका काम ही अपराध करना है, ऐसे अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन एक बात नजर डालते हैं कि आखिर जब हम अंसारी परिवार की बात कर रहे हैं, तो कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन फरार है? मुख्तार अंसारी की बात के लगभग 61 मुकदमे हैं जेल में इस समय, बांदा की जेल में इस समय बंद है। पिछले 18 साल से उत्तर प्रदेश और पंजाब की जेल की बात करें तो उसमें अलग अलग जेलों में बंद है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा, 11 मुकदमे हैं, फरार है, तलाश जारी है, लुक आउट नोटिस भी इनके नाम का जारी किया गया है। मुख्तार के जो भाई हैं सिबनतुल्ला, 3 मुकदमे हैं इनके ऊपर। तो ये आपराधिक पृष्ठभूमि की बात की जाती है कि अपराधी के जो परिवार है वो किस तरीके के लोग हैं और कैसे कैसे कौन कौन से मुकदमे हैं। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी 7 मुकदमे हैं, जेल में बंद है, और ये माननीय भी है, सांसद भी है, और अभी 29 अप्रैल को ही 4 साल की सजा MP MLA कोर्ट गाजीपुर ने सुनाई है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 8 मुकदमे हैं, अलग अलग मुकदमे हैं, और जेल में बंद है। मुख्तार की बहू यानी कि उनके जो उन पर कई मुकदमे हैं और ये भी इस वक्त जेल में बंद है। तो यानी कि ये अंसारी परिवार का जो आपराधिक परिवार है, क्राइम कुंडली की बात करें वो है। मुख्तार के बेटा उमर 6 मुकदमे हैं, फरार है, तलाश जारी है, और इन सभी पर अलग अलग तरीके के मुकदमे दर्ज है। वो हत्या को लेकर है, वो जबरन वसूली को लेकर है, वो रंगदारी को लेकर है, वो अपहरण को लेकर है, वो सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर है, वो लोगों की जमीनों पर कब्जे को लेकर है, हेट स्पीच को लेकर है, और मुख्तार अंसारी पर तो दंगा भड़काने का भी आरोप है। और इसीलिए 29 तारीख को जो फैसला आया, MP MLA कोर्ट ने जो फैसला दिया, कृष्णानंद राय की हत्या, उस समय बीजेपी से वो विधायक हुआ करते थे और उन पर इनके जो गुर्गे थे उन्होंने जानलेवा हमला किया था, उनमें उनकी हत्या हुई थी और लगभग 400 राउंड फायरिंग हुई थी। यानी कि एक संगठित अपराध, एक बड़ा 32 साल का इतिहास रहा है, और अब धीरे धीरे कानून का जो शिकंजा है वो ऐसे बड़े अपराधियों पर कसता नजर आया है। रणविजय जी, कैसे देखते हैं कि जब अब अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की या फिर ऐसे बड़े मामलों की, तो क्या आपको लगता है इससे लोगों में भरोसा भी बढ़ता है, न्यायपालिका के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, पुलिस के प्रति भी?
जी बिल्कुल, इससे जब न्याय त्वरित गति से होता है और अपराधियों को दंड मिलता है तो जनता में माननीय न्यायालय के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो वो बच के नहीं जा सकता है। और चूंकि ये पहले की जो परिपाटी रही 30 साल 32 साल तक मुकदमे चलते रहते थे और ये माननीय सांसद विधायक भी बनते रहते थे, तो उससे धीरे धीरे जनता में जो न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास था वो थोड़ा कमजोर हो रहा था। लेकिन उसकी वजह यही थी कि उसमें समय से गवाही नहीं होती थी। कोर्ट बिना गवाही के या बिना साक्ष्यों के कोई मुकदमे का निस्तारण नहीं कर सकता था। तो अब उसमें गति आई है और धीरे धीरे मुकदमों का बहुत तेजी से निस्तारण हो रहा है। बहुत तेजी से निस्तारण और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तो अपनाई ही जा रही, लेकिन जो एक अकूत संपत्ति की बात करते हैं, जो काले साम्राज्य की बात करते हैं, काले अपराध की कमाई के जो साम्राज्य की बात करते हैं, हमने अतीक अहमद को देखा कि लगातार खबरें आती रही हैं कि लगभग 10,000 करोड़ से अधिक की अकूत संपत्ति अलग अलग राज्यों में, देश के लगभग 5 बड़े राज्यों में अतीक अहमद के लिए। उसी तरह मुख्तार अंसारी पर भी जो शिकंजा है वह आयकर विभाग ने कसा है और नाम दिया है ऑपरेशन पैंथर, यानी कि कई बड़ी बेनामी संपत्तियां हैं। बेनामी संपत्तियां वो संपत्ति होती है जो सीधे तौर पर अपने अपने परिवार के नाम पर नहीं ली जाती, किसी के नाम पर ली जाती है या फिर उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार होते हैं, उनका पैसा लगा होता है। मुख्तार पर ऑपरेशन पैंथर बेनामी संपत्ति अभी यह हाल फिलहाल की है जो आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। लगभग 127 करोड़ की विभाग जो संपत्तियों की कुर्की करने की तैयारी कर रहा है। कुर्क होने वाली लगभग 22 ऐसी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिनको कुर्क किया जाएगा और उन 22 संपत्तियों का अगर बाजार मूल्य की बात करें, कीमत की बात करें तो 100 करोड़ है। लेकिन पिछले 2 सालों में अगर हम बात करें कि मुख्तार अंसारी पर किस तरीके से जो उनकी अपराध की काली कमाई उस पर कैसे शिकंजा कसा गया, तो लगभग 550 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है या तो उस पर बुलडोजर चला है या फिर जो उनके कब्जे में थी उससे कब्जे से उसे हटाया गया है, जिसकी जमीन थी उसको दिलाया गया है, फिर सरकारी जमीन रही होगी तो सरकारी जमीन वापस ली गई है। रणविजय जी, क्या आपको लगता है जो सोर्स है, जो इनकम है, अगर इस तरीके का भी प्रहार सरकार करती है या पुलिस करती है, प्रशासन करती है, तो इसका भी बड़ा असर देखने को मिलता है? कहीं ना कहीं जो अपराधियों के मन में एक दहशत, एक भय एक पैदा होता है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि इन अपराधियों का अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो इनके पास संपत्ति नहीं, इन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की हैं वो अपराध के माध्यम से ही अर्जित करी, डरा कर, धमका कर, हत्या करके, रंगदारी कर, वसूली करके। तो कानून में पहले से प्राविधान था, गैंगस्टर एक्ट में भी प्राविधान है धारा 14 में, कि जो इस तरीके से संपत्तियां अर्जित की गई हैं उनको सरकार कुर्क कर सकती है और उनको जब्त कर सकती है। इसके साथ ही और भी कानून है जिनमें बेनामी संपत्तियां अगर इन्होंने किसी और के नाम से बनाई हैं तो उसमें जो भी सीबीआई है या ईडी है वो पूरा ट्रैक करके कि ये पैसा कहां से आया और ये संपत्ति वाकई में किसने खरीदी है। नाम किसी का XYZ हो सकता है लेकिन पैसा जिसका लगा हुआ है, जो उस पर काबिज है, उसी के ऊपर कार्रवाई करके उनको जब्त किया जा रहा है। वो कानून में ऐसा प्राविधान था, बस ये इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से ये अभी तक ऐसा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब आज के समय में ठीक है। रणविजय जी, एक चीज और अगर मैं आपसे लुकआउट नोटिस के बारे में मैं समझना चाहूँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा अंसारी, उनको उन पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और गैंगस्टर के भी उन पर मुकदमा दर्ज है। अगर वो गिरफ्तार होती हैं तो कितने दिन की सजा, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी? देखिए, अगर गैंगस्टर एक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है तो गैंगस्टर एक्ट में जो मिनिमम सजा का प्राविधान है वो 2 वर्ष है और अधिकतम 10 वर्ष तक की उनको सजा हो सकती है। और अन्य जो आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं उनमें भी 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हैं। तो मुख्तार अंसारी की बात करें, उनके काले साम्राज्य की बात करें, तो उनके किस्से भी कई ऐसे निकल के आए हैं जो साफ तौर से दर्शाते हैं कि किस तरीके का उस समय 2005 के आसपास जब किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के लिए जेल उनके लिए एक ऐशगाह थी, उनके लिए घर था, सारी सुख सुविधाओं से लैस उस समय की जेल हुआ करती थी। ऐसे बड़े अपराधियों की जब हम बात करते हैं उस पर भी अगर हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस्से क्या हैं जो मुख्तार अंसारी के, अगर हम जेल में जब थे तो उनके किस्सों की बात करें, और ये किस्से सियासी संरक्षण से जुड़े हुए हैं। पहली कहानी, मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब खुदवा लिया था मुख्तार अंसारी। आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा, राजनीतिक दबाव रहा होगा कि जेल के अंदर जो अपराधी है वो अपने लिए तालाब खुदवा लिए। जेल में बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था, वहां एक खास तौर से कोर्ट बनाया गया था बैडमिंटन खेलने के लिए, और जिले के जो आला अधिकारी थे वो जेल में जाते थे और मुख्तार अंसारी साहब के साथ बैडमिंटन खेलते थे। इसके साथ साथ अगर हम और कहानियों की बात करें
तो जो तीसरी कहानी है वो मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते थे, यानी कि किसी को पता न चले कि ये कब बाहर जाते हैं और किससे मुलाकात करते हैं। चौथी कहानी मुख्तार की बैरक में दशहरी आम मिले थे, यानी कि जब छापा पड़ा होगा, जब अधिकारी गए होंगे, दबाव रहा होगा, तो मिठाइयाँ, दशहरी आम, ऐसी चीजें मिलती थी। गुर्गे जेल के बगल में ही कमरा लेकर रहते थे क्योंकि लगातार आना जाना रहता था। राजनीतिक दबाव का आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सियासी संरक्षण जो है वो एक अपराधी को इतना बड़ा बना देता है। हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की जो संपत्ति खड़ा कर लेता है। एक जिले नहीं, आसपास के कई जिले मुख्तार अंसारी के नाम से प्रभावित होते हैं और लगातार उनके परिवार के लोग ही सियासत में आते रहते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए खासतौर से कोई जगह नहीं है। रणविजय जी, कैसे देखते हैं कि उस समय की अगर हम बात करें जेल के अंदर तालाब खुदवा लेना क्योंकि मछलियां बहुत पसंद थी और इसके साथ साथ बैडमिंटन खेलना, आपको लगता है कि सियासी संरक्षण इतना ज्यादा जबरदस्त रहा होगा कि सारे कानून जो हैं जो उनको दरकिनार कर दिया गया? जरूर, बिना सियासी संरक्षण के ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है। जो भी अधिकारी हैं, जो जेल अधीक्षक हैं या अन्य वहाँ पे अधिकारीगण हैं, उनके ऊपर जरूर कोई ना कोई राजनीतिक प्रेशर रहा होगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी जेल कैदी के साथ ऐसी सुविधाएं नहीं मिल सकती। बिना राजनीतिक संरक्षण के जेल के अंदर इतना ऐशो आराम प्राप्त नहीं हो सकता है जी। लेकिन लगता है अब समय बदल चुका है। अब मीडिया और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, सरकार भी अब बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, विभिन्न जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाइयां हुई, कई जेल अधिकारी सस्पेंड किए गए। यस। तो इस वजह से अब आज के दौर में ये संभव नहीं है। जब कभी होता रहा होगा, बहुत ये जो आपने अभी दिखाई है ये सारी घटनाएं तो अखबारों में भी छपी हैं, लेकिन अब आए दिन जेलों में छापे पड़ते हैं और सीसीटीवी कैमरे से सारी जेल लैस है और उसका यहाँ मुख्यालय से उसका पूरा देखा जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुनवाई और उसमें तेजी लाने की जरूरत है? क्योंकि अब आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ऐसा भी नहीं कि हर बार अपराधी को आप कोर्ट तक लेके जाएं, वहां से भी सुनवाई हो सकती है। क्या आपको लगता है कि जो तारीख पे तारीख एक शैली हुआ करती थी, एक परिपाटी हुआ करती थी, उसमें बदलाव आया है लेकिन अभी और रफ्तार लाने की जरूरत है? हाँ, कुछ अभी बदलाव की जरूरत है क्योंकि सूचना तकनीकी का जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे मुकदमों का निस्तारण उतनी ही तेजी से होगा। लेकिन एक बात और है उसी के साथ कि किसी भी मुकदमे का निस्तारण एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। एक आरोप पत्र न्यायालय में आएगा, फिर 100, 150, 200, कई बार 50, 10, 20 जितने साक्षी होते हैं उनको न्यायालय के समक्ष लाना, उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये सब प्रक्रिया होने में कुछ समय तो लगता है। अभी ऐसा नहीं संभव है कि किसी भी मुकदमे का निस्तारण महीने या 2 महीने में हो जाए। कम से कम कोर्ट में भी मुकदमों का भी बहुत बोझ है, तो उनको सभी मुकदमों को सुनना है, तो समय थोड़ा सा तो जरूर अभी कम हो सकता है। अगर सवाल ये भी है कि अगर किसी को समय पर न्याय न मिले, अगर हम न्याय की जब बात कर रहे हैं या फिर किसी ने किसी अपराधी के खिलाफ कोई शिकायत की, अगर उसको समय पर न्याय नहीं मिलता और न्याय 20 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद मिलता है, तो शायद क्या उस न्याय का कोई मतलब नहीं, वो तो न्याय तो नहीं है, उसका कई बार मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन जो आज के दौर में जितने संसाधन हैं हमारे और जो प्रक्रिया है न्याय की, उसमें अभी बहुत गति आई है और अभी समय मुकदमों के निस्तारण का कम हो सकता है। उसके लिए अभी सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है। सारे जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो कैदियों की जो हाजिरी हो रही है, या कई बार होता है कि जो बहुत दूर दराज के इलाकों में, कहीं दूसरे राज्यों में कैदी जो निरुद्ध हैं, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनकी हाजिरी करवा के और मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। बस एक साक्षियों को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था में और थोड़ी चुस्त दुरुस्त अगर कर ली जाए तो मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो समय पर न्याय मिल जाएगा और जो ऐसे अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। अगर हम उमर अंसारी की बात करें रणविजय जी, तो उमर अंसारी पर संपत्ति हत्याने को लेकर कई मुकदमे हैं, हेट स्पीच को लेकर है, जमीन के कई मुकदमे हैं, लेकिन अभी ये फरार है। अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है? अब गिरफ्तारी के बाद ये है कि चार्जशीट पुलिस लगाती है, किन धाराओं में लगाती है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो धाराएं जो संज्ञान में आई हैं उसके हिसाब से इनको भी
जो सजा है वो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, इन जिन धाराओं में है। अभी चूंकि विवेचना प्रचलित है, अभी कौन कौन सी धाराएं और लगेंगी ये जानकारी नहीं है, तो कम से कम 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान इनके खिलाफ हो सकता है। आप हाईकोर्ट से जुड़े कि ऐसे जो मामले आपके आसपास आते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? क्या आपको लगता है कि पुलिस सही तरीके से विवेचना नहीं करती? इसके लिए जरूरी है कि पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए, उनको बताया जाए कि नहीं विवेचना कैसे करनी, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ तकनीक भी बदल रही है और ऐसे में हमें लगता है ये भी जरूरी है कि उनको भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने की जरूरत है। हाँ, प्रशिक्षण थोड़ा, चूंकि समय परिवर्तन हुआ है, तमाम सारे नए तरीके के अपराध आ गए हैं और सरकार समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण की नई नई व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पुलिस प्रशासन भी किसी भी अपराधी को तभी दंडित करवा सकता है जब समाज भी उसमें सहयोग करे, लोग आगे आएं और मुकदमों में साक्षी तो बन जाते हैं लेकिन सब न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए नहीं जाते हैं, तो पुलिस फिर असहाय हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो समाज का भी सहयोग मिले और पुलिस को आधुनिकतम प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके लिए सरकार तत्पर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जितने नए तरीके के अपराध आ रहे हैं उसी हिसाब से नए नए तरीके के प्रशिक्षण पुलिस को दिए जाए और समाज को भी आगे आपने समाज का जिक्र किया, समाज की भूमिका की बात की। क्या आपको लगता है अपराध को लेकर या अपराधी को लेकर समाज को और थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है और थोड़ा सजग होने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई ऐसा मामला है तो आगे बढ़े और कम से कम थाने तक या न्यायपालिका तक पहुंचे? बिल्कुल, अगर कहीं अपराध घटित हो रहा है तो उसकी त्वरित सूचना देनी चाहिए और अगर उसके सामने कोई अपराध घटित हुआ है और पुलिस उसको साक्षी के रूप में उसका नाम दर्ज करती है तो उसको उसमें बयान देना चाहिए, समय पे कोर्ट जाकर के साक्ष्य देना चाहिए, जिससे इन अपराधियों को सजा मिल सके और भयमुक्त समाज की स्थापना की जा सके। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम 6 साल वर्सेज 32 साल, 32 साल वर्सेज 6 साल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जब बात होती है, पिछले 18 साल से उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद है और हमने मोहाली जेल जाने का एक पूरा सियासी ड्रामा भी देखा था कि किस तरीके से ये मोहाली जेल पहुंचे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को वापस लाने में सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। लगभग 2.5 से 3 साल समय लगा था, तब वो मोहाली जेल से वापस आए थे मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल बांदा जेल में। लास्ट कमेंट रणविजय जी, क्या आपको लगता है बदलते समय के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध पर शिकंजा कसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है कहीं ना कहीं जरूर बदली है? अब अपराध, जो पुरानी इमेज हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, पुरानी छवि हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ माना जाता था, पूर्वांचल के अपराधी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं, अब उस तस्वीर में कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है? बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है पिछले 5-6 वर्षों में। सरकार ने जिस निष्पक्षता के साथ अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है और मुकदमों का त्वरित गति से निस्तारण किया है, उससे छवि बदली है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। मुझे लगता है कि इसके अभी और अच्छे परिणाम अभी आने बाकी हैं जो भविष्य में आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव नजर आ रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। और मुख्तार अंसारी के मामले में हम लोगों ने देखा कि 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई, 5 लाख का जुर्माना दिया। इसके साथ साथ जो उनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं उनको भी 4 साल की सजा सुनी और 1 लाख का जुर्माना दिया। तो एक जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। रणविजय जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो BNBA में आज हमने बात की कि सियासत और मुख्तार अंसारी को लेकर, लेकिन कल फिर किसी बड़े विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।